नमस्ते दोस्तों। भारत के 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के एनालिसिस के संदर्भ में कल हमने बात की थी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की 10 सीटों पर। इन सीटों का आकलन बड़ा ही आसान था। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर और उसके आसपास का जो इलाका है जिसे वैली कहा जाता है, वहाँ पे पीठ दिखाकर भाग चुकी है, इसलिए वो तीनों सीटें वहाँ बिना लड़े हार गई है। और जम्मू में वो 2 सीटों में शायद एक सीट जो उधमपुर की है उसमें बराबर की लड़ाई में फंसी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी शायद हाफ हो जाए और वैली में तो साफ है ही। इसी तरीके से हमने देखा कि लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन के कारण काफ़ी पिछड़ रही है और उसे बचाने के लिए सीट काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और हिमाचल में हमने देखा कि 4 सीटों की लड़ाई में कंगना रनौत की जो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लड़ाई काफ़ी रोचक हो चुकी है। और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर जैसा वहाँ कह रहे हैं कि मंडी की कंगना, तो उस अंगना में शायद कंगना हार भी सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक आते आते भारतीय जनता पार्टी अपनी 303 की जो टैली थी पिछले चुनाव में, उसमें करीब करीब 3 सीट गंवाने की स्थिति में है और उसकी टैली 300 पर आ चुकी है। इसी कड़ी में हम आज बात करते हैं 2 और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, जिनके नाम है हरियाणा और पंजाब। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा से। दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट्स है, जिनमें 10 की 10 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। लेकिन इस बार हरियाणा में क्या हो रहा है उसको समझने के लिए एक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए वीडियो, फिर मैं समझाता हूं कि आज की तारीख में हरियाणा में हो क्या रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर आगे है और वहाँ पर स्कोर क्या रहने की संभावना है। और इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की, जहाँ पर करीब करीब एक तरफा मुकाबला इस बार होने जा रहा है। ये हमारे 4.5 साल का जो पीरियड था बीजेपी के साथ, इसका भुगतान देखो। लोगों को नाराजगी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। तो उसके साथ साथ अगर वो बीजेपी का विरोध करें तो कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। पर मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कहूँगी कि दुष्यंत के पास ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ना दुष्यंत सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, ना दुष्यंत के पास होम मिनिस्ट्री जिससे दुष्यंत हर चीज को रोक सके। दुष्यंत के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। और नाराजगी जो होती है वो अपनों से होती है। कहीं ना कहीं उनको कोई चीज से ठेस लगी होगी भी, दुष्यंत से उनको उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं आपके माध्यम से उनसे माफी मांगना चाहूंगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोगी पार्टी रही थी, जननायक जनतांत्रिक पार्टी जिसे जेजेपी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, उनकी मदर नैना चौटाला जो खुद एक विधायक हैं और चुनाव भी लड़ रही हैं, वो किस तरह हरियाणा की पंचायतों में माफ़ी मांग रही है। और उसका कारण सिंपल सा ये है कि हरियाणा में किसानों में बड़ा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जो किसान आंदोलन हुआ था और जिस तरीके से किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने ट्रीट किया था, उनके रास्ते रोके गए थे, उनके रास्ते में कीलें बिछाई गई थी, उसके कारण किसानों में बड़ा आक्रोश है। दूसरा कारण ये है कि हरियाणा के जो एथलीट्स हैं, उन्होंने जो आंदोलन किया था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और जिस तरह से उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, और एथलीट्स को जिसे हरियाणा का गौरव कहा जाता है, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और काफ़ी याचनाएं की थी, उसका भी काफ़ी गुस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस गुस्से का फ़र्क चुनावों पर पड़ेगा? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि मतदाता आक्रोशित तो होता है, लेकिन वोट बूथ पर जाते जाते उसका मन बदल जाता है, वो दयालु हो जाता है और कहता है चलो भूली बिसरी माफ़, इस बार आपको हम फिर से वोट दे देते हैं। तो हरियाणा में क्या यही होने जा रहा है? प्रॉब्लम यह है कि हरियाणा का वोटर बड़ा ही जागरूक है। और मैं जब कहता हूँ प्रॉब्लम ये है, मतलब बीजेपी के लिए प्रॉब्लम ये है, हरियाणा का वोटर बड़ा जागरूक है। वो हर बात को समझता है, उसकी विवेचना करता है, यानी एनालिसिस करता है, और अपनी पंचायत और चौपाल में उसको डिबेट करता है और उसके बाद ही वो अपना वोट देने का फैसला करता है। इस बार हरियाणा की पंचायतों, उसके चौक चौराहों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरीके का माहौल बन चुका है। और इस माहौल के कारण हरियाणा का जो जागरूक वोटर है, उसका मन बन चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देगा। और इसका असर क्या हो रहा है, मैं आपको सीट बाय सीट समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरसा की सीट की, जहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी की शैलजा, और उनके सामने है किसी ज़माने में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर। इस सीट पर शैलजा की स्थिति काफ़ी अच्छी है और अशोक तंवर मुझे लगता है कि काफ़ी भारी अंतर से चुनाव हारने वाले हैं। दूसरी सीट है हिसार, जहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला इसलिए हो रहा है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश चौधरी, जो काफ़ी
वाकपटु और मुंहफट भी माने जाते हैं, वो सब जगह कहते घूम रहे हैं कि हिसार से चली गई बीजेपी और जेजेपी और रह गया सिर्फ जेपी। यहाँ पर भी हालत यही है कि किसानों का समर्थन मुझे लग रहा है कि जेपी चौधरी के पास है, और वहाँ पर जो 3 चौटाला परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं, जिनमें रणजीत सिंह चौटाला है भारतीय जनता पार्टी से और नैना चौटाला जो है जेजेपी से, इन तीनों के बावजूद मुझे लगता है कि जेपी चौधरी आसानी से चुनाव जीत रहे हैं और उनको भारी समर्थन मिल रहा है। जेपी चौधरी काफ़ी पॉपुलर ग्रास रूट लेवल के नेता हैं और ये पहले 3 बार एमएलए रह चुके हैं, और ख़ास बात यह कि तीनों बार अलग अलग पार्टी से एमएलए रह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके का समर्थन उनको गांवों और चौपालों में मिल रहा है, और जिस तरीके से नैना चौटाला को गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जिस तरह से दुष्यंत चौटाला को बार बार ये शिकायत करनी पड़ रही है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उससे लगता है कि किसानों का जो आक्रोश है वो वोटों में तब्दील हो रहा है और वो वोट जा रहा है जेपी चौधरी की तरफ। तो मुझे लगता है कि सिरसा और हिसार ये दोनों सीटें कांग्रेस आसानी से जीत रही है। दोस्तों, तीसरी सीट है करनाल। करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें अब सुपर सीएम भी कहा जाता है, मनोहर लाल खट्टर। और इस सीट पर, माफ़ कीजिएगा, इस सीट पर मनोहर लाल खट्टर की स्थिति काफ़ी ठीक है। उसके 2 कारण हैं। एक तो यह कि उनका कद काफ़ी बड़ा है, वो भूतपूर्व सीएम है और उन्होंने हरियाणा पे करीब करीब 9 साल तक राज किया, इसलिए उनकी जो ऑरा है, उनकी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी को उतारा है जो उनसे अच्छी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन इस टक्कर के बावजूद मुझे लगता है कि करनाल में मनोहर लाल खट्टर आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। चौथी सीट, जो सबसे इंटरेस्टिंग सीट मुझे लगता है, वो है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र इसलिए इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर चुनावी मैदान में वो खिलाड़ी हैं जो किसी ज़माने में कांग्रेस के एक सॉलिड रेस हॉर्स हुआ करते थे, जिनका नाम है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल ने चुनाव से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और वो कुरुक्षेत्र से मैदान में आ गए भारतीय जनता पार्टी से। किसी ज़माने में ये कांग्रेस के काफ़ी पॉपुलर एमपी रहा करते थे, लेकिन उनका मोहभंग, जैसा कि आज के ज़माने में काफ़ी होता है, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट का मोहभंग हो जाता है कांग्रेस से बहुत से कारणों के कारण। तो नवीन जिंदल इस बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन उनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो संयुक्त, जो उनकी अलायंस है, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, उनके कैंडिडेट हैं। कुरुक्षेत्र में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि जहाँ भी नवीन जिंदल जाते हैं, हरियाणा के मतदाता अपने टिपिकल, अपने क्लासिकल अंदाज में उनसे प्यार से पूछते हैं कि भैया, आज तक तो आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कभी आपको कोयला चोर कहते थे, कभी कुछ कहते थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे मैदान में कैसे आ गए? इसका जवाब नवीन जिंदल से देते नहीं बन रहा है। और मेरे आकलन में कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं गुप्ता जी, उनके फेवर में जा रही है और नवीन जिंदल ये चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा की चौथी सीट है रोहतक, और इस सीट को मैं नो ब्रेनर इसलिए कहता हूँ कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा यहाँ मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे, इस बात के बावजूद कि देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी। और इस बार मुझे लगता है कि रोहतक की जनता अपनी भूल को, जिसे वो अपनी भूल बताते हैं, उसे सुधारने जा रही है और दीपेंद्र हुड्डा काफ़ी बड़े अंतराल से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि दीपेंद्र हुड्डा एक तो पर्सनली बहुत पॉपुलर है, और दूसरा, जनता को हरियाणा की इस बार लग रहा है कि उनके पिताजी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और इस कारण वो एक संदेश देना चाहते हैं कि वो हुड्डा परिवार के साथ रोहतक की जनता जमकर खड़ी है। 5वीं सीट दोस्तों, जिसमें इंटरेस्टिंग मुकाबला हो रहा है, वो है गुरुग्राम की, जहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस काफ़ी पिछड़ रही है, इस बात के बावजूद कि राज बब्बर जो एक फिल्म स्टार हैं वो यहाँ से मैदान में हैं। राज बब्बर के खिलाफ 2 चीज़ें जाती हैं। एक तो उनकी ये होम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। राज बब्बर जगह जगह से चुनाव लड़ते आए। किसी ज़माने में वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, लेकिन वहाँ से चलकर वो पिछले चुनाव में फतेहपुर सीकरी भी गए थे, वहाँ वो करीब 4 लाख के अंतर से हारे थे। और गुड़गांव में भी मुझे स्थिति लग रही है कि राज बब्बर इस बार काफ़ी अंतराल से ये चुनाव हारने वाले हैं। दोस्तों, अगली सीट है सोनीपत की। सोनीपत के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह कि पिछले चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़े थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चुनाव काफ़ी अंतर से हार गए थे। और इस बार सोनीपत में सवाल ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जब सोनीपत से चुनाव हार गए तो कोई और कैसे जीत सकता है? लेकिन राजनीति एक बड़ी अद्भुत चीज़ है। जब लहर चलती है तो छोटे से छोटी नौका को भी वो किनारे पर लगा देती है, और इस बार सोनीपत में यही होने जा रहा है।
सोनीपत से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर एक महाराज जो हरिद्वार से आए हैं, उनका नाम है सतपाल ब्रह्मचारी। वो पहले भी चुनाव हरिद्वार में लड़ चुके हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको स्पेशल रिक्वेस्ट के कारण सोनीपत लेके आए हैं, क्योंकि उनका पैतृक गांव सोनीपत में है। और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि सतपाल महाराज कांग्रेस के पक्ष में सीट लेकर आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा ये बात जानकर कि पिछली बार जो सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा करीब 1.5 लाख वोट से हारे थे, इस बार वहाँ एक तरह की लहर चल रही है ब्रह्मचारी के पक्ष में, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस लहर में भारतीय जनता पार्टी उड़ने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक हम 7 सीटों की चर्चा कर चुके हरियाणा में। इनमें से 5 सीट तो कांग्रेस आसानी से जीत रही है और 2 सीटों पर आगे है भारतीय जनता पार्टी। ये 2 सीट कौन कौन सी है? एक है करनाल, जहाँ से खट्टर लड़ रहे हैं, और दूसरी सीट है गुरुग्राम, जहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं राज बब्बर के सामने, और राज बब्बर वो चुनाव आज के माहौल के देखते हुए हारने जा रहे हैं। अब बाकी बची 3 सीटों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हरियाणा की महत्वता के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ऐसा है कि 1989 का जब चुनाव हुआ था, तब सबसे पहले बदलाव की बयार साफ बहती दिखने लगी थी हरियाणा में। हरियाणा में माहौल उठने लगा था कांग्रेस के विरोध में और राजीव गांधी के विरोध में, और उसके बाद देवीलाल अचानक वहाँ एक जननायक की तरह उभरे थे, और पूरे जो वेस्टर्न नॉर्थन इंडिया है उसमें एक किसान नेता के रूप में छा गए थे। और वो जो बयार बही थी, वो जो आंधी चली थी, उसमें राजीव गांधी उड़ गए थे और देवीलाल बाद में देश के उप प्रधानमंत्री बन गए थे। ये अलग बात है कि बाद में देवीलाल ने अपनी विश्वसनीयता खो दी और वो उस लेवल को कभी छू नहीं पाए। लेकिन हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि जो हरियाणा आज सोचता है वो देश कल करता है, और इस कारण मुझे लगता है कि हरियाणा में जो बदलाव की आंधी बह रही है, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी माहौल है, वो देश के में जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो माहौल चल रहा है उसका एक बैरोमीटर भी है। यही बैरोमीटर अगर आप देखें तो 2014 में भी जब आज जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनकी एक सभा हुई थी जिसमें एक सर्विसमैन आए थे। ये सभा मेरे हिसाब से शायद रेवाड़ी में हुई थी, और उसमें एक जन सैलाब उमड़ा था। उस जन सैलाब को देखने के बाद ये साफ तौर पर दिखने लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और मोदी की एक सुनामी आने वाली है इस देश में। कुछ उसी तरीके का बदलाव इस बार हरियाणा में दिख रहा है, और उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है इन 7 सीटों पर। बाकी की 7 सीट पर चर्चा करने से पहले बहुत से लोगों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं पंजाब के बारे में भी बताऊं, तो पंजाब के बारे में मैं बता देता हूं कि पंजाब में इस बार जो मुकाबला हो रहा है वो एक तरीके का फिक्स्ड मैच है। फिक्स्ड मैच ऐसे कि यहाँ पे चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो सब जगह एक अलायंस में है, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रही है। उसका कारण है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये लगता है कि उनके दोनों के एक साथ जुटने पर उनके जो विरोधी वोट हैं वो शायद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ना ही ठीक है। और इस मिलीजुली कुश्ती के कारण मुझे लग रहा है कि पंजाब की 13 सीट्स में से 11 सीट्स पे या तो कांग्रेस आगे है या आगे है आम आदमी पार्टी। इसमें ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा एज है, तो अगर कांग्रेस 5 सीट जीतती है तो शायद आम आदमी पार्टी 6 सीट जीत जाए, या वाइस वर्सा। लेकिन कमोबेश यही रहेगा कि 55-45 के रेशियो में पंजाब की जो 13 सीट्स हैं वो पट जाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। 2 सीट पर मुकाबला ज़रूर है, इनमें एक है लुधियाना और एक है मेरे हिसाब से बठिंडा। लुधियाना में मुकाबला इसलिए है कि लुधियाना में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट काट रही है, और अगर यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में लास्ट मिनट कोई अलायंस नहीं होती है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर टक्कर में है। तो पंजाब में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर टक्कर में है, और इनमें से मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि या तो ये दोनों सीट निकाल ले या कम से कम 1 सीट निकाल ले। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो शिरोमणि अकाली दल है, जो किसी ज़माने में बीजेपी का एलाय था और बाद में छिटक गया था और एक फ्यूचर पोटेंशियल एलाय भी माना जाता है, वो एक भी सीट पर टक्कर में नहीं है और वो सारी की सारी सीट्स हार रहा है। तो ये तो हुई पंजाब की छोटी सी चर्चा। अब हम आते हैं वापस हरियाणा की बची हुई 3 सीट्स पर। ये 3 सीट्स हैं फरीदाबाद, अंबाला और भिवानी बहादुरगढ़। इन 3 सीट्स पर मेरे हिसाब से फरीदाबाद और अंबाला में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे है, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये दोनों सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। लेकिन जिस तरह की हवा, जिस तरीके की बदलाव की बयार, जिस तरीके का गुस्सा हरियाणा में दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी आज आराम से ये सोचकर सो नहीं सकती कि ये दोनों सीटें वो आसानी से जीत जाएगी। लेकिन फिर भी आज की स्थिति में मुझे लगता है कि फरीदाबाद और अंबाला की सीट्स पर
भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने अभी तक चर्चा की 9 सीट्स की, और इनमें से 4 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। ये कौन कौन सी है? करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव और अंबाला। पीछे बच के एक और सीट जिसे कहा जाता है भिवानी बहादुरगढ़ की सीट। इस सीट पर मुझे लगता है आज की डेट में कांग्रेस का पलड़ा भारी है और कांग्रेस ये सीट जीतने जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि हरियाणा में जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। कुछ SC वोट जो है वापस से कांग्रेस की तरफ जा रहा है, और पिछली बार जो जननायक जनतांत्रिक पार्टी है, JJP जिसे कहते हैं, और इन्होंने जिस तरीके से एंटी BJP वोट तोड़ के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, ये दोनों पार्टीज इस बार रेस से बाहर हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह कि हिसार में जहां ये तीनों पार्टीज लड़ रही हैं कांग्रेस के खिलाफ, यहाँ पर JJP और इनेलो की जमानत जब्त होने तक के आसार हैं, और सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, और इस टक्कर का साफ साफ फायदा दिख रहा है कांग्रेस को। और इसी तरीके का कुछ फायदा कांग्रेस को दिखाई देगा भिवानी और बहादुरगढ़ में। तो इस तरीके से दोस्तों हमने चर्चा की हरियाणा की 10 सीटों की और पंजाब की 13 सीट्स की। हरियाणा में मेरे हिसाब से स्कोर होगा 6-4, और इसमें अगर बदलाव की गुंजाइश है तो वो भारतीय जनता पार्टी की टैली में है, क्योंकि हवा का रुख अब कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है और BJP थोड़ी पीछे होती जा रही है। इसी तरीके से पंजाब में मुझे लगता है कि 13 में से 11 सीट्स कांग्रेस और उसकी जो नेशनल एलाई है आम आदमी पार्टी, हालांकि वो दोनों अलग अलग लड़ रही है, वहाँ पे वो जीतने वाली है। और 2 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी टक्कर में, शिरोमणि अकाली दल टक्कर से बाहर है। यहाँ पर भी कहानी वही है कि यहाँ पर कांग्रेस और आप को पाने के लिए बहुत कुछ है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर कोई अंडरग्राउंड अंडरहैंड हाथ मिला लें तो शायद भारतीय जनता पार्टी एक आध सीट यहाँ भी हार सकती है। एक सीट का जिक्र मैं और करना चाहता हूँ इसी कड़ी में, क्योंकि ये इसी एरिया का पार्ट है, वो सीट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर मनीष तिवारी को उतारा है, और उनकी टक्कर होगी भारतीय जनता पार्टी के श्री टंडन से। आज तक इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व किरण खेर करती आई थी, लेकिन किरण खेर ने इस बार अपने आप को विड्रॉ कर लिया अपने सेहत के कारण, और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। और मुझे लगता है कि चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ मिलकर लड़ रही है, और कुछ ही दिन पहले जो मेयरल इलेक्शन हुआ था उसमें इन दोनों पार्टीज़ ने मिलकर करीब करीब सारे बूथ्स पर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और मेयर भी फाइनली उनका बना था। तो इस गणित को देखते हुए लग रहा है कि चंडीगढ़ की सीट भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को जाने वाली है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हरियाणा और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 6 सीट तो गंवा रही है, हरियाणा में 1 सीट गंवा रही है वो चंडीगढ़ की। उसके एलाई जो थे पिछली बार शिरोमणि अकाली दल जो बाद में छिटक गए थे, वो जो 2-3 सीट पिछली बार जीते थे उससे वो साफ हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी को भी शायद 1 सीट का नुकसान पंजाब में हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसा लगता है कि इन 23 सीट्स की जो टैली है उसमें से भारतीय जनता पार्टी 10 सीट और गंवा रही है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, आपको ये चर्चा पसंद आई, कृपया इसे लाइक भी करेगा, सब्सक्राइब भी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।